नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और देश में दलहन की बुआई पिछले साल से करीबन 18% बढ़ी है। उड़द और मूंग में तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन तुअर की बुआई पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। ऐसे में देश में दालों के क्या हालात हैं, किस तरह के ओवरऑल नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, और जहां तक इंपोर्ट्स की बात है, इजराइल ईरान की जंग का बाजार पर कितना असर है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ IPGA के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी नमस्कार। और सबसे पहले तो बुआई पर ही आपकी सेंस लेना चाहेंगे। जो तुअर में गिरावट देखने को मिली है बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि किसानों को तुअर के प्राइसेस नहीं मिले। सस्ता हमने यहाँ पर पल्सेस इंपोर्ट होते हुए देखे हैं और ये शायद सरप्राइज नहीं है। आप कैसे देखते हैं नंबर्स? थैंक यू मनीषा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, अधिकतर बात आपने ही कह दी कि तुअर की जो जिस हिसाब से आज जो प्रेजेंट दाम है, इसको देखते हुए किसान उतना इनकरेज नहीं हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने MSP बढ़ा दिया है, 8,000 कर दिया। सबसे ज्यादा MSP गवर्नमेंट ने अभी तुअर का ही बढ़ाया है। बट अभी भी विंडो ओपन है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जुलाई एंड तक सोइंग विंडो ओपन है। बारिशें अच्छी हुई है, जो पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स है वहाँ पे बारिशें अच्छी हुई है, और थोड़ी बहुत बारिशें कम है, जैसा आंध्रा, तेलंगाना या बिहार, झारखंड, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो एज ऑन डेट अभी तो स्मूथ चल रहा है, बट तुअर अभी भी लैग कर रही है, पीछे चल रही है सोइंग में। मूंग उड़द की सोइंग, मूंग की सोइंग बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि प्री मानसून हो गया था। तो कर्नाटक के बेल्ट में तो मूंग की सोइंग हो चुकी है। उड़द की सोइंग धीरे धीरे चल रही है अभी भी। और ऐसा लग रहा है कि अभी क्या इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि दाम जो है ना, भाव भगवान होता है। किसान देख रहा है कि उसको दाम अभी भी MSP के नीचे दिख रहे हैं तुअर के, और उसकी नजर है कि क्या इंपोर्ट हो रहा है। उसके पास में भी फिगर आती है कि अफ्रीका से 8-9 लाख टन आएगा। तो वो लोग भी उतने वरीड है, और गवर्नमेंट माल ले लेके 10-20%, 25% माल MSP पे ले लेती है। बाकी किसानों को इतना स्मूथनेस नहीं है। गवर्नमेंट अभी भी समझती है कि हम पूरा माल MSP पे ले लेंगे, बट वो इन रियलिटी में वो होता नहीं है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि तुअर का सोइंग रिलेटिवली लास्ट ईयर के अभी तो कम चल रहा है। अभी आगे और देखो क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट और कुछ सेंस देती है तो। जैसे आपने कहा 10 से 25% ही फसल का सरकार यहाँ पर MSP पे प्रोक्योर कर पाती है। बाकी तो ऑफकोर्स किसान को MSP के नीचे यहाँ पर बेचना पड़ा है पिछले साल में, जैसा हमने बनता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ प्राइसेस कैसे हैं, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में लगातार MSP के नीचे प्राइसेस रहे हैं। क्या वही हालात फिलहाल भी हैं? प्राइसेस थोड़े लास्ट वीक से सुधरे हैं, बहुत बड़े नहीं सुधरे हैं, बट थोड़े से 5-10% सुधरे। बट अभी भी MSP के नीचे ही तुअर बिक रही है। अगर देसावर में आज भी 70 रुपए, 71 रुपए लॉरी बिल्टी बिक रही है, तो मंडिया 68 रुपए बिक रही है। MSP जबकि 78 कर दी है। अभी तो 8,000 कर दी है गवर्नमेंट ने आने वाली फसल की। तो वो सब MSP के नीचे, तुअर, उड़द, मूंग, चना, सारी ही पल्सेस आज के तारीख में MSP के नीचे बिक रही है, मंडी की प्राइसेस। और इसको देखते हुए, बिकॉज की बहुत इंपोर्ट ज्यादा हो गया था, वो अपन ने देखा है। येलो पीस के आने से सारा प्राइस डिस्कशन हो रहा है, जबकि कोई बहुत बड़ी बफर स्टॉक की पोजीशन नहीं है, बहुत बड़ा कैरी ओवर नहीं है, उसके बावजूद भी MSP के नीचे बाजार है। तो ये एक ही रीजन है कि एक तो इंपोर्ट मिल गया है बहुत सारा देखने को, और लोग थोड़े डिस्करेज हो गए पल्सेस बाजार से, कि कंटिन्यूसली लास्ट 6 महीने से पल्सेस बाजार की हालत खराब हो रही है, प्राइसेस काफी टूट रहे हैं। गवर्नमेंट की कंटिन्यूसली पॉलिसी इंटरवेंशन की वजह से न तो कोई ट्रेडर स्ट्रांगली इसमें पोजीशन ले रहा है, न कोई मिलर ले पा रहा है, और ओवरऑल पल्सेस बाजार पे थोड़ा सा अभी गिरे ही नेस है, ऐसा है। जिस तरह का इंपोर्ट्स हमने आता हुआ देखा है, और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं सतीश जी की, जो डेस्टिनेशन रादर जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओरिजिन कंट्रीज हैं, वहाँ पर दालें इस बार भी अच्छी उगने की उम्मीद है, वो भी बाजार में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जहाँ पर हैं हम फिलहाल प्राइसेस को लेकर, क्या वहाँ से और गिरने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि दालों का जो सप्लाई है, इन्वेंट्री है, ग्लोबली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, नहीं, अपन अपना टोटल कंजम्पशन से 25-30% का अपन मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, जो इस साल अपन ने देखा है। बाकी जनरल अपन 15 से 20% करते हैं। अपनी जो कंजम्पशन है वो मोटा मोटी हम अज्यूम करते हैं कि 30 मिलियन टन की है, और अपन इंपोर्ट करते हैं। अभी लास्ट ईयर अपन ने 6.7 यानी 7 मिलियन टन का इंपोर्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास इंपोर्ट किया है। लेकिन आप लास्ट 5 साल का एवरेज निकालोगे तो 10 से 15% के बीच में इंपोर्ट होता है, उतना इंपोर्ट चलता था। इस बार एक्सेसिव इंपोर्ट जो आ गया वो येलो पीस आ गया, जो 3 मिलियन टन, और चना खोलने की वजह से वो 1.5 मिलियन टन वो एडिशनल चना आ गया। तो 3.5 और ये मतलब 4-4.5 मिलियन टन, तो ये आधा तो यही इंपोर्ट आ गया,
दूसरा आगे आप अगर आज ओरिजिन पे बात करो तो ओरिजिन पे सारी की सारी क्रॉप अच्छी है। चने की सोइंग अच्छी हो सकी है ऑस्ट्रेलिया में। येलो पीस बम्पर क्रॉप है रशिया में, कनाडा में, ईयू कंट्रीज में, और नए नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं। अभी तुअर का सोइंग ब्राजील में भी हो रहा है, तुअर का सोइंग ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। अफ्रीका की क्रॉप बहुत अच्छी है, बट प्राइसेस बहुत नीचे होने से वो एग्रेसिवली अभी बेचने नहीं आ रहे। तो इन टोटलिटी में अगर अपन सप्लाई साइड देखें तो इंपोर्ट से काफ़ी स्ट्रांग है। कैरी और अपने पास बहुत कम है। वेटेड एवरेज पे देखें तो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक कोई बहुत बड़ा नहीं है। आज 6.5 लाख टन तुअर का है, 3.5 लाख टन चने का है। इनके पास मसूर का कैरी ओवर चल रहा है। तो मसूर पे दोनों भी ओरिजिन पे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से सप्लाई साइड बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे काफ़ी मसूर में दाम और टूटने की गुंजाइश दिखती है। अपनी क्रॉप भी अच्छी थी। ज़्यादा बड़ा कंसर्न है अभी तो वो है फिलहाल कि इस बार की उड़द तुअर की सोइंग कैसी होती है। दूसरा नंबर पे उड़द का कोई इतना डर नहीं है क्योंकि अभी भी कैरी ओवर वर्मा के पास है और नई सोइंग वापिस होगी। तो उड़द में इतना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। थोड़ा बहुत कंसर्न दिख रहा है कि अगर तुअर की सोइंग कम हुई तो वापिस से प्राइसेस बाउंस बैक कर जाएंगे यहाँ से। सतीश जी, जैसे आपने कहा कि 7 मिलियन टन जैसा इंपोर्ट हमने पिछले साल आता हुआ देखा है, जो कि रिकॉर्ड नंबर पे था। और अगर हम FY25 की बात करें तो वो भी नंबर्स रिकॉर्ड पे आए हैं। तो कैलेंडर ईयर, FY ईयर, दोनों तरफ से हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं। अब जो ये नया क्वार्टर यहाँ पर शुरू हुआ है, किस तरह के इंपोर्ट्स अब यहाँ पर देखते हैं आप? एज ऑन डेट तो अभी फिलहाल तो कोई लास्ट ईयर के उतना इंपोर्ट तो नहीं लगता है हमको फिलहाल, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज येलो पीस यहाँ पे पोर्ट पर येलो पीस और चिकपीस आज भी 1.25 मिलियन के ऊपर, 1.5 मिलियन के आसपास है, पोर्ट पर पड़ा है। दूसरा बात है कि अब यहाँ से आने वाला कंजम्पशन का पीरियड ये 4-5 महीने है। जब वहाँ ओरिजिन के एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गए तब यहाँ पे भी क्या पॉलिसीज बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना बड़ा डर है ना कि कब क्या इंटरवेंशन हो जाएगा, न वहाँ के शिपर को पता रहता है, न यहाँ इम्पोर्टर को पता रहता है। बट बाकी सप्लाई इज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम बोथ दी ओरिजिन्स और वो कोई कंसर्न नहीं है। जितना अपने को इंपोर्ट करना है उससे ज़्यादा अवेलेबल है अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी क्लेमेंसीज नहीं होती है। बट एज ऑन डेट तो बारिशें भी अच्छी है, अब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ही चल रही है। सोइंग भी पेस पकड़ रहा है। थोड़ा बहुत तुअर में सोइंग ढीला पड़ता दिख रहा है, बट वो भी अभी इनिशियल स्टेज है। विंडो जुलाई एंड तक तुअर का और उड़द का और मूंग का, क्योंकि ये खरीफ में तुअर, उड़द, मूंग यही बड़ी क्रॉप है 3, और एक छोटा क्रॉप आता है वो मोट का आता है। तो ये इसमें सबसे बड़ी क्रॉप जो है ना वो तुअर की होती है 5 महीने के आसपास, 5-6 महीने की। बाकी दोनों 3-3 महीने की क्रॉप है। तो ज्यादा किसान चाहता है कि मैं 3 महीने की क्रॉप लगा लूं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट और एक क्रॉप ले लूं। तुअर के केस में वो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा वो भी एक कंसर्न है। और प्राइस है ना, ये प्राइस ज्यादा इनकरेज करता है फार्मर को सोइंग करने में। और अपन देख रहे हैं कि एकरेज बढ़ता दिख रहा है लास्ट 3 साल से। MSP भी बढ़ रहा है, लेकिन तुअर का क्रॉप नहीं बढ़ रहा। तुअर ज्यादा नहीं आ पा रही है अपने को लास्ट 3 साल से। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे कमी रह रही है। सतीश जी, एक फाइनल सवाल, और ये एक तो टैरिफ्स तो चल ही रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या उसका एट ऑल कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप ट्रेड पर? नहीं, उसका एज सच कोई सिर्फ फ्रेट थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज क्रूड बढ़ रहा है, बट अपना उस रीजन से ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। ब्लैक सी से जो आना है उसके लिए और 2 रास्ते हैं। कनाडा से आना है उसके लिए भी कोई इतना बड़ा डिफिकल्टी नहीं है। मेजर अपनी जो इंपोर्ट अभी फिलहाल आ रही है वो 1 से 1.5 मिलियन टन की है, वो म्यांमार से आ रही है। तो म्यांमार का कोई इशू नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है कि ब्लैक सी से जो भी माल आ रहा है क्या और कितना ये इंटेंस होता है, क्या इसमें और आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती है या रुक जाती है। और थोड़ा फ्रेट बढ़ेगा, इतना जरूर है कि क्रूड बढ़ रहा है तो नेचुरली थोड़ा फ्रेट बढ़ सकता है। बाकी दाम बहुत नीचे है, लास्ट 5 साल के नीचे सब ओरिजिन पे दाम है। इंडिया में भी सारे दाम नीचे है। तो कोई थोड़ा बहुत फ्रेट बढ़ भी जाता है तो कोई इन्फ्लेशन या महंगाई ऐसा बढ़ने वाला तो नहीं दिखता है फिलहाल में। फेयर पॉइंट सतीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, दालों के प्राइसेस ऑन द वीकर साइड है, MSP के नीचे कारोबार कर रहे हैं और कुछ और प्रेशर शायद हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। सरकार की नीतियाँ कैसी रहती हैं उसके ऊपर एक नज़र रहेगी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल 1 के प्रथमेश माल्या, NSMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, जो बताएंगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
स्वागत है आपका। हमारे साथ एंजल वन से प्रथमेश माल्या और एसएनसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और काफ़ी वॉलेटाइल दिन की शुरुआत ये हमने होते हुए देखी, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि और कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई नई डेवलपमेंट नहीं आई, हमने बाजार को थोड़ा सा यहाँ पर गेंस देते हुए भी देखा। प्रथमेश, सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस से 5.5% का नीजर्क रिएक्शन बाजार खुलते ही $81 ज़रूर देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर हॉटबोर्ड्स पे, चार्ट्स पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो 1.25% की तेजी के साथ कारोबार है। कैसे रीड करते हैं, यहाँ से आगे क्या सेंस है? थिंक मनीषा, यहाँ से क्लियरली लास्ट वीक का कॉन्वर्जेशन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। और क्लियरली हमने ये एज्यूम किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो, हालांकि इसके पहले जितना भी बार कॉन्वर्जेशन हुआ है एक्चुअल एक्शन पे नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे एक्सट्रीम एक्शंस यूएस की तरफ से आने की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल करता है, ये एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी कमोडिटी डिपेंडेंट जो ट्रेड रूट्स है वो सारे कमोडिटी पे इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको दिख रहा है। उसमें से क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा कमोडिटी है जो ग्लोबल स्टेज में ये हमें डिफाइन करता है। बट मेरे ख्याल से जो भी रिस्क प्रीमियम आना था वो आ चुका है और कूल डाउन भी हो चुका है। यहाँ से फर्दर एस्केलेशन होता है तो रिस्क प्रीमियम बिल्ड होगा और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेटल होना चाहिए और अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। बट अगर आप वोलेटिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप बाय साइड में रह सकते हैं ऑप्शंस के। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के आप ऑप्शंस बाय करें, इसमें आपको रिस्क प्रीमियम और वोलेटिलिटी दोनों के बेनिफिट मिलेंगे और पॉसिबल टारगेट्स हायर साइड में रहेंगे। क्रूड के स्पेसिफिकली एमसीएक्स की बात करें तो 6650 की तरफ अपसाइड और नेचुरल गैस अराउंड 350 तक अपसाइड, ये दोनों काउंटर में पॉसिबल अपसाइड देखा जाता है। ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड करें इस काउंटर में। प्रथमेश, जैसा कि लगातार बार बार कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी पहले बंद नहीं किया गया है, और जिस तरह की सैंक्शंस ईरान के ऊपर हैं, ईरान का सारा तेल वहीं से जाता है और उसका 80% सिर्फ चाइना को जाता है, तो ईरान के लिए भी ये कोई बेनिफिट वाली बात नहीं होगी। तो क्या कहेंगे आप, कितना चांस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर का? I think nobody wins in this situation, मनीषा। I think ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज अगर होता है तो जो कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं है उनको भी फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन के नाम पर उनको, बिकॉज आप कोस्टल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, आपको यहाँ पे आपको फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, बाद में आपको यहाँ पे जितने भी शिपिंग को लेकर जो भी चार्जेस है, शिपिंग चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, तो सब चार्जेस बढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के ही संकेत देता है। तो नोबडी इज एट बेनिफिट व्हेन इट इज एस्केलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर बिटवीन इजराइल, ईरान एंड यूएस हैज जॉइंड इट। सो यस, वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी को हम यहाँ पे कम नहीं कर सकते और ऑप्शन से बेहतर तरीका है। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से कमोडिटीज में थोड़ी स्टेबिलिटी आने का वेट करें। आप इस वोलेटिलिटी को देख के डायरेक्टली जंप ना करें, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस होने के, हिट होने की काफी चांसेस है। वेल एब्सोल्युटली। वंदना, आपकी भी क्या सेंस है यहाँ पर? शॉर्ट तो नहीं करके जाना चाहिए। लॉन्ग्स में भी हमने देखा है कि होल्ड करने में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आज एक और नया दिन है, यूएस क्या बोलता है उठकर, उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा। जी मनीषा, रशिया में भी यहाँ पे मीटिंग्स हुई है और देखा जाए तो जैसा प्रथमेश बोल रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस ये बढ़ता हुआ देखा है। 1980 के बाद हम लोगों ने कभी भी इसे पूरा बंद होता हुआ नहीं देखा जब ईरान इराक वॉर था। और मेरे ख्याल से लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आ रही है मनीषा जो कंसर्न रखती हैं। रूट डाइवर्जन देखा जा रहा है, टैंकर्स जो है वो अपना रूट मतलब फॉर सेफर साइड वो बदल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शिपमेंट डिले हो सकता है और इन सब चीजों की वजह से वॉर प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि $80 को अगेन अप्रोच करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि $70 एक फुटबॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। आज के दिन में अभी देखा जाए तो मुझे लग रहा है बाय सेल दोनों तरफ की स्ट्रैटेजीज बन रही है ऐसे माहौल में। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 64.75 की करीब बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 65.50 पे यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 64.50 का। अगेन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होगा। और वोलेटिलिटी मुझे लग रहा है कि एस्केलेशन डीएस्केलेशन की बातें हम लोगों ने बहुत होती हुई देखी हैं और जब तक ट्रम्प है तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये सेटल होगा मामला।
वेल एब्सोल्युटली मामला जल्दी सेटल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा और जैसे कहा गया कि बाय और सेल दोनों में ही यहाँ पर दिक्कतें रह सकती हैं, तो कॉशियस ट्रेड की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। अगले दिन का तो अपना ट्रेड बिल्कुल भी यहाँ पर कैरी ना करें क्योंकि ओवरनाइट यहाँ पर पोजीशंस चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। एक और चीज़ वंदना जो बाजार को थोड़ी सी अचंभित की वो ये कि हमने सोने में बाइंग की जगह बिकवाली आते हुए देखी। क्लियरली कोई सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आई। बाजार का मानना है कि ऑलरेडी $100-150 का वॉर प्रीमियम सोने के प्राइसेस में है, लेकिन जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली है, जिस तरह का इंडिफरेंस हमने सोने से आता हुआ देखा, उसे कैसे रीड करेंगे? जी मनीषा, एक दो बार हम लोगों ने इस तरीके का, एक दो बार नहीं कई बार हम लोगों ने देखा जब मार्केट बहुत पैनिक होता है और जब एक्सपेक्टेशन होती है कि इक्विटी मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है, वैसे समय में हम लोगों ने मार्जिन कॉल्स और सोने में भी यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हुए भी हम लोगों ने डिक्लाइन आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है ये फेज है और इससे पहले इजराइल अटैक से पहले और ईरान यहाँ पे एक थोड़ा सा एक बन रहा था कि अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सिटी का भी बीच में रिपोर्ट आया कि अब गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग है वो आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने रैली देखी है यहाँ पे 3000 से 3500 वाली, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसका भी एक इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे आ रहा था। अगेन मुझे लग रहा है कि $3300 को जब तक ये कमोडिटी क्रॉस नहीं करती और टेक्निकली ये 50 डेज 100 डेज 200 डेज के मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। लेकिन जब तक इन टेक्निकल एवरेजेस को, ये मूविंग एवरेजेस को ब्रीच नहीं करता और 3300 को ब्रीच नहीं करता, तब तक ये मानना कि यहाँ से पैनिक सेलिंग होगी ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3300 तक एक बार गोल्ड आना चाहिए और वापसी अगर ये आता है तो 3400 3450 अगेन इसका एक टारगेट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि रैली में ब्रीदर है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोई शॉर्ट जाने का बनेगा गोल्ड में ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे गोल्ड में शॉर्ट रहना चाहिए और अभी भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आज के दिन भी हम लोग फॉर स्मॉलर पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि हो सकता है गेन आता हुआ देखें। प्रथमेश, चांदी कैसे देखेंगे और आप साथ ही साथ कॉपर में भी क्या सेंस नजर आ रही है, क्योंकि चांदी 37 का हाई बनाने के बाद अब उस लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर देख रही है? प्रथमेश, सिल्वर कैसे देखेंगे आप? मुझे सवाल सिल्वर, आई थिंक गोल्ड सिल्वर दोनों ही कंजंक्शन में मेरे ख्याल से इस वोलेटिलिटी में ज्यादा बेनिफिट नहीं किया है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं $100-120 का प्रीमियम गोल्ड में ऑलरेडी कैप्चर्ड इन था जैसे आपने बताया, और सिल्वर में कहीं ना कहीं ये मूव कैप्चर्ड इन था। तो सिल्वर में अगर रैली होती है और फर्दर एस्केलेशन होता है तो भी ज्यादा से ज्यादा फिलहाल 1,10,000 ये कैप रहेगा और गोल्ड में 1,02,000 ये कैप रहेगा। तो यस, थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम बिल्ट है इसमें, बट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फिलहाल बाय साइड में भी नहीं है और सेल साइड में भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोनों ही काउंटर में वेट करें। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे पिक पॉकेट्स रहेंगे, आपको न्यूज फ्लो के हिसाब से कमोडिटी चूज करनी होगी और अकॉर्डिंगली आपको उसमें स्ट्रेटेजाइज करना होगा। बट फिलहाल के लिए गोल्ड सिल्वर में ज्यादा कोई ऐसे मूव्स जो अनएक्सपेक्टेड है वो नहीं दिखाई दे रहे। कॉपर कैसे देखेंगे आप प्रथमेश? सॉरी, रिपीट द क्वेश्चन। कॉपर कॉपर अगेन एस्केलेशन ऑफ वॉर, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा है, बट फिर भी मुझे एक बार के लग रहा है कि कॉपर में एक बार 900 जो है M6 में आ जाए तो पॉसिबिलिटी है एक बार के लिए 880 नीचे तरफ का सपोर्ट और 875 बेसिकली, और ऊपर में 890 और 895 ये रेंज में आपको कॉपर दिखेगा। तो नीचे की तरफ इसको बाइंग जोन रहेंगे 880 के करीब, ऊपर की तरफ इसको सेलिंग जोन रहेंगे 890 के करीब। एक सेंस यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे लेना चाहेंगे, कैसे देखती हैं आप इसे वंदना? क्योंकि हमने यहाँ पर एक 99 तक लेवल आता हुआ देखा, तो कुछ बहुत जो थोड़ी बहुत सेफ हेवन बाइंग आई वो डॉलर इंडेक्स में आई। जी मनीषा, बिल्कुल यहाँ पे आई है और फेड के बाद एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मूव आता हुआ दिख रहा है डॉलर इंडेक्स में और मुझे लग रहा है कि गोल्ड का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना भी यहाँ पे अट्रैक्टिव बना रहा है डॉलर इंडेक्स को। तो एक बार मुझे लग रहा है कि 100.10 तक यहाँ पे जा सकता है डॉलर इंडेक्स और वहां पे फिर से हम एक कंसोलिडेशन आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है। अभी जो डेटा आना है जीडीपी का वो भी नेगेटिव में आना है, तो मेरे ख्याल से जीडीपी का डेटा आते आते इस हफ्ते तक फिर से बिकवाली आ सकती है डॉलर इंडेक्स में। तो अपसाइड केप्ड है 100 पॉइंट के पास। तो बढ़त देखने को जरूर मिली है, लेकिन ट्रिपल डिजिट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे उसकी थोड़ी सी अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है। रुपए में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। आज अगर एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो एक मुनाफा वसूली थी। प्रथमेश, रुपए को कहाँ देखते हैं आप सपोर्ट लेता हुआ? आई थिंक क्लियरली यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरफ एस्केलेट हो रहे हैं उसके ऊपर रुपी का ट्रेजेक्टरी है। बट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए वीकनेस जो है 87.2 यानी करीब और 50 पैसे यहाँ पे रुपी जो है डेप्रिसिएशन बायस की तरफ दिख रहा है। तो अपॉर्चुनिटी बेसिस पे यहाँ पे और 50 बेसिस पॉइंट का मूव अपसाइड पॉसिबल है 87.20। ऑलराइट,
तो क्लियरली कुछ डेप्रिसिएशन यहाँ पर करेंसी में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि आज ज़्यादातर एशियन करेंसीज में हमने गिरावट आते हुए देखी है। हाई यील्डिंग करेंसीज भी कुछ फिसली हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर था या यूरो, हमने सभी जगह कुछ गिरावट आते हुए देखी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन रुपी पर भी है। प्रथमेश एंड वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।